देखिए, एक तो ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए जैसे आज तक सेशंस हुए कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई इसका रिजल्ट होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि इसमें ज़रूर ये डिस्कस होना चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर को इतना नुकसान हुआ, रोड इतने दिन बंद रहा, जो वज़ीर आला साहब ने गडकरी जी को फ़ोन किया 15-20 दिन के बाद, वो पहले भी हो सकता था और इतना हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो सकता। अब उसकी भरपाई कैसे हो? क्या किसान लोन माफ़ किया जाएगा? क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की जाएगी? किस तरह से इस नुकसान की भरपाई हो? दूसरा, टूरिज़्म, जो पहलगाम के बाद टूरिज़्म हमारा बिल्कुल ठप हो गया है, होटलियर्स का बड़ा नुकसान हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा नुकसान हो गया, हाउस बोट ओनर्स का। मुझे कल परसों मौका मिला एक हाउस बोट में जाने का, तो वो तो बेचारे, उन्होंने लाखों रुपए लोन लिया होता है तो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई पैकेज लेके आएगी इस इंडस्ट्री को, इन लोगों को, चाहे होटलियर हो, ट्रांसपोर्टर हो या हाउस बोट वाले ओनर्स हो, उनको कोई सहारा देने की तब तक जब तक कि टूरिज़्म दोबारा पिकअप होता है। तो इसी तरह से तीसरा, मेरे हिसाब से तो जो शिफ्टिंग ऑफ प्रिजनर्स है, आप उनको अगर छुड़ा नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर साहब ने ये ऑफ़र किया था कि वो महराज मलिक को लीगल हेल्प ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, मगर जिन लोगों को ज़रूरत है, जो हमारे कैदी जो हैं हज़ारों के तादाद में जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, क्या उमर साहब उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके केस लड़े जाएं? क्योंकि बड़े गरीब लोगों के बच्चे हैं ये। अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर करना तो चाहिए, मगर तब तक कम से कम उनको यहाँ कश्मीर में वापस लाया जाए जेलों में। क्या इस बारे में असेंबली में, जो पहले भी हमने रेजोल्यूशन लाया था, क्या इस किस्म के रेजोल्यूशन पास होंगे, डिस्कशन होगा? इसी तरह से मैं क्या समझती हूँ कि जनरल पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कमिटमेंट भी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये ठीक है कि वो इसको हटाने की पोजीशन में नहीं, पर क्या कम से कम डिस्कस तो कर लें असेंबली में कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कोई बात करता है ज़ोर से तो उसको पीएसए लगाओ, किसी ने बदकलामी की, एमएलए हो या कोई हो, उसको पीएसए लगाओ। मुझे लगता है पीएसए के ऊपर जनरल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे हज़ारों लोग जो हैं पीएसए के अंदर में, कोई अगर आप महराज मलिक के ख़िलाफ़ पीएसए लगा सकते हैं इसलिए कि उसने बड़ी कोई बदकलामी की है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो कश्मीर के हज़ारों लोग जेलों में बंद है पीएसए के अंदर, उन्होंने क्या किया होगा, कौन सा बड़ा ऐसा गुनाह किया होगा उन्होंने। दूसरी एक बहुत ही सीरियस, और इसके अलावा जो हमने एक बार लाया था, ये जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज करने का, हमने उसमें भी एक बिल लाया था, रेजोल्यूशन लाया था, जिसको बिल्कुल सरकार ने दरकिनार। मुझे लगता है ये बर्निंग इश्यूज़ हैं इस वक्त। हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज़्म हो, कैदियों की बात हो, या डेली वेजर्स की बात हो, या पीएसए की बात हो, ये पर इसके अलावा मैं एक थोड़ी सी ऐसी बात कहना चाहूँगी जो मुझे मालूम है शाम को जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उसको उछालेंगे, कि उमर साहब को याद होगा 2013 में अफजल गुरु ने चीख चीख के कहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे एक एसटीएफ का जो है डीएसपी वो लेके गया, उसने मुझे जिसने असल में इसमें पार्टिसिपेट किया पार्लियामेंट अटैक में, मोहम्मद या क्या नाम था उसका, उसको ट्रांसपोर्ट दिया, उसके लिए फ़्लैट हायर करवाया, मेरा कोई कसूर नहीं। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि जब 2020 में देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, उसके बाद भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, मिल्टन के साथ पकड़ा गया। तो मैं नहीं सब कहती हूँ कि देवेंद्र सिंह ही इन्वॉल्व होगा इसमें, तो ऊपर बहुत बड़ी जो है पोजीशन पे लोग इन्वॉल्व होंगे, और तब तो उमर साहब तमाशा देखते रह गए। आज यासीन मलिक का है, यासीन मलिक ने कुछ एफिडेविट में कुछ बातों का खुलासा किया है। आई एम नॉट हियर टू कंटेस्ट लीगैलिटी के उसके खिलाफ 65 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें एक जो टेरर फंडिंग केस में, जिसमें इंक्लूड नहीं है को जो 5 उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एयरफोर्स के 5 ऑफिसरों को मारा था, या अगवा का केस, उसमें वो नहीं शामिल है। उन केसों के अलावा एक टेरर फंडिंग के केस में प्लॉटिंग अगेंस्ट द स्टेट वगैरह वगैरह, उनको उम्र कैद मिली है, जिसके लिए एनआईए अब कहता है कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी कि उमर साहब से ये मसला वो उठाएं, इसलिए कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से लेके
डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, सब के दौरान उसको परसुएट किया गया कि वो वायलेंस छोड़ के पीस प्रोसेस में उनकी मदद करे, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो R.K. नारायण थे, NSA थे, चाहे जो ये दुल्लत साहब हैं, चाहे अजीत दोवल साहब हैं, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें से तो 2 जिंदा हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ वो खामोश क्यों हैं। देखिए, अभी NDA की सरकार में 2015 से बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, असम में हुए, नॉर्थ ईस्ट में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, जहाँ पर मिलिटेंटों के साथ, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशंस हुई 2015 से लेके आज तक, जहाँ उनको बोला कि आप हथियार छोड़ दो, उनके साथ बात हुई, एक अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसी तरह से यासीन मलिक के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग की गई थी 94 में, जब उनको जेल से रिहा किया गया। उनको अटल बिहारी वाजपेयी तब अपोजिशन के लीडर थे, वो उनसे मिले, उसके बाद जो वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले, और हाफिज सईद से पाकिस्तान में मिले, वो भी IB के कहने पे मिले। तो अगर ये सब बातें स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, अगर एक आदमी को एक हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि आप वायलेंस तर्क करके कंट्री के लिए, हित के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट में काम करो, उसके लिए आप पाकिस्तान जाओ, उनको पासपोर्ट दिया गया। हमारे वक्त में, मुफ्ती साहब के वक्त में, उनको जेल से रिहा किया गया। तो यानी पूरा सिस्टम, जो पूरा स्टेट की मशीनरी, इंक्लूडिंग RSS की लीडरशिप, ये जो रिलीजियस लीडर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तो ये सब इन्वॉल्व थे। तो आज वो सब भूल, उसको एक किनार दरकिनार करके एक आदमी को इसलिए उम्र कैद या फांसी के तख्ते पे पहुंचाया जा रहा है कि उस इल्ज़ाम में जो भी उसने एक्शन किया, जो भी उसने किया, वो तो स्टेट के कहने पे किया। तो मुझे हैरानगी है कि उमर साहब को कम से कम, क्योंकि ये आज यासीन मलिक की बात नहीं है। देखिए, टेरर फंडिंग के केसेस यहाँ आप किसी को भी लगा सकते हैं। इवन ये जो हमारे इंजीनियर रशीद साहब मेंबर पार्लियामेंट है, जिनको पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए किसी खास मकसद के लिए उनको बाहर छोड़ दिया गया था कि ताकि किसी को वो जिताने में अपना रोल अदा कर सके, पर वो ऐसा नहीं हो, उल्टा वो खुद जीत के, अच्छी बात है। मगर उनको भी टेरर फंडिंग का केस है कि भाई इन्होंने टेरर फंडिंग करते थे, जमा करते थे, जो यासीन मलिक के ख़िलाफ़ है कि फिर वो स्पॉन्सर करते थे टेररिस्ट को, फिर यूनियन के ख़िलाफ़ एक्टिविटी करते थे। तो अगर आज उमर साहब इस पे बात नहीं करेंगे, मैं नहीं कहती कि उनको कोई यासीन मलिक का केस प्लीड करना है, मगर मैं कहती हूँ जो एफिडेविट में पहले अफजल गुरु ने जो बात कही, उसमें इन्होंने उसको इग्नोर किया, बात नहीं की, जबकि उसके बाद वो देवेंद्र सिंह पकड़ा भी गया, उसके बाद भी कोई बात नहीं है, पूछताछ नहीं, वो क्या हुआ था। आज यासीन मलिक की बारी है, कल किसी और की बारी आई। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना चाहिए कि ये जो, और आजकल अजीत दोवल साहब फॉर्चुनेटली ज़िंदा है, दुल्लत साहब ज़िंदा है, उनको भी एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि अगर किसी मिलिटेंट लीडर को उन्होंने उन्होंने उसको वायलेंस से गांधीयन रास्ते पे वो आ गया, तो आज आप उसको दोबारा यू टर्न करके सारा उसके मुंह पे थोप रहे हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग जो है, आगे से कोई भी कश्मीरी सामने नहीं आएगा डायलॉग के लिए। और ये एक स्टेट का अपना एक होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरालिटी होती है, एक बात होती है। तो अगर आप अपनी बात की इज्जत नहीं रख पाओगे, अपनी बात की जो आपने एक कमिटमेंट की है उस पर पूरा नहीं उतर पाओगे, तो मुझे लगता है ये ना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना इंटरनेशनल लेवल पे ये बात अच्छी है। बिकॉज आई डोंट वांट पीपल ऑन द इंटरनेशनल लेवल इसके बारे में बात करें कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम लोग बात करें, उमर साहब बात करें, मैं समझती हूँ कि इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। महबूब जी, जो पूरे देश में खासतौर पर यूपी बिहार के इलाकों में आई लव मोहम्मद की कैंपेन चल रही है, लेकिन यूपी में जो है पुलिस ने उसमें शामिल लोगों के खिलाफ FIR की और कहा कि ये जो कानून व्यवस्था उसको बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस पूरी कैंपेन पे यूपी की सवाल उठा रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह की कैंपेन से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कोई खतरा होगा? जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था, उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम ज़बरदस्ती लोगों से बुलवा के, वो ऑफेंस नहीं है,
وہ گناہ نہیں, وہ غلطی نہیں ہے. تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا, یہ تو بالکل یہ ہندو مسلم کر کے ان کو ووٹ ملتا ہے. نہیں تو ان کو ووٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہیں تو ایس آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیکاز اگر ان نے کوئی کام کیے ہوتے, لوگوں کو جاب دیے ہوتے, نوکریاں دی ہوتی, غریبی کو ہٹائے ہوتے, تو مجھے لگتا ہے یہ اس قسم کا ہندو مسلم نفرت پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وچ از ویری انفارچونیٹ. ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اتنے زیادہ اولیاء کی زیارتوں پہ سب سے پہلے زیادہ ہندو جھکتا ہے, وہاں دعا کرتا ہے, چاہے اجمیر شریف کی درگاہ ہو, تو اس میں اس قسم کا زہر پھیلانا مجھے لگتا ہے یہ اس ملک کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ باہر کے ملکوں سے ہمارے لوگوں کو, ہندوستانیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے. تھینک یو. نیشنل کانفرنس کی طرف سے پی ڈی پی کو تنقید کیا جا رہا ہے, دا ہولی سولی ریسپانسبل پی ڈی پی فار کشمیر میچ. تو اس میں اس پر کہتے ہیں کہ کیبنٹ منسٹر سکینہ یسوع ٹارگیٹڈ. دیکھیے نا, فاروق صاحب نے تو سارا بول دیا کہ ہم کشمیری کیا ہیں. اس نے تو بولا ہم کیریکٹر لیس ہیں. اس نے تو ہمیں شرابی کہا, ہمیں بد کردار کہا, اور ایسے الفاظ یوز کیے جو میں نہیں کر سکتی ہم لوگوں کے لیے. تو اب پی ڈی پی کے لیے انہوں نے اس سے چھوٹی گالی دی, تو اس سے کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. جیسے فارمل پر کیا کہیں گے؟ تھینک یو. آئی تھنک دس از انف. تھینک یو.